समाजशास्त्र की इस नई सीरीज में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं समाजशास्त्र का परिचय। हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करेंगे किस प्रकार इसका विकास हुआ। इसमें सोशलॉजी दो भाषाओं से मिलकर बनी है, जिसका सोशियस एंड लोगस। सोशियस लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ है लोगस, वहीं लोगस ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ है विज्ञान, समाज का विज्ञान। समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान को हम समाजशास्त्र कहते हैं। जैसा कि आपको पहले बता दिया जा चुका है कि इसका जन्म 22 दिसंबर 1838 को ऑगस्ट काम्टे ने इसका नामकरण किया था। आगे हम टीवी बोटामोर के समाजशास्त्र की उत्पत्ति के चरणों को पढ़ेंगे, जिसमें से उन्होंने 4 चरणों में विभाजित किया है इसको। चरणों के हिसाब से कि फर्स्ट चरण फिर यानी 6ठी शताब्दी से पूर्व, सेकंड चरण 6ठी शताब्दी और 14वीं शताब्दी के बीच, एंड तृतीय चरण 14 सेंचुरी से लेके 15 से 18 एंड लास्ट में 1838, यानी जिस प्रकार ऑगस्ट काम्टे ने इसका नामकरण किया था। तो फर्स्ट चरण में देखते हैं किन किन लोगों को शामिल किया गया है। इसमें फर्स्ट चरण में प्लेटो, जो यूनानी दार्शनिक थे, जिन्होंने रिपब्लिक नामक बुक लिखी। इन्होंने समाज के बारे में इसमें कुछ लिखा है जो हमें अध्ययन के थ्रू मिलता है। इन्होंने ये बुक ईसा पूर्व लिखी हुई है BC में। अब आपको ये जानना भी जरूर हो जाता है कि BC और AD क्या होता है। यानी ईसा के जन्म से पूर्व के वर्षों को हम BC कहते हैं, बिफोर क्रिस्ट। वहीं ईसा के जन्म के बाद के वर्षों को हम कहते हैं एनो डोमिनी, AD। इस प्रकार ईसा मसीह के जन्म के थ्रू शताब्दियों को बांटा गया है। तो इसमें से रिपब्लिक बुक 1427 BC से 347 BC के बीच में काल में लिखी गई थी। वहीं अरस्तु की बुक, जो उनके शिष्य थे, उनकी बुक थी एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। ये बुक 384 BC से 322 BC के बीच में लिखी गई है। ल्यूक्रेशिया 96 से 55 BC। वहीं सिसरो ने अपनी बुक 106 से 43 BC के बीच में। सेंट अगस्टाइन की बुक 354 BC AD से 430 AD के बीच में इन्होंने लिखा है। वहीं मनु और कौटिल्य ने भी समाज के बारे में, जो भारतीय विचारक थे, उन्होंने भी समाज के बारे में कुछ ना कुछ लिखा है। वहीं द्वितीय चरण की बात करें तो इन्होंने द्वितीय चरण को 6ठी और 14वीं शताब्दी के बीच में माना है। इसमें से थॉमस एक्विनास और दाते शामिल हैं। थॉमस एक्विनास दाते, इन्होंने भी समाज के बारे में, समाज के वर्णन के बारे में, समाज और उसमें थोड़ी वैज्ञानिकता आ गई थी, इस बारे में उन्होंने कुछ ना कुछ अपने विचार दिए हैं। इस बार तृतीय चरण में 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच का कार्यकाल माना जाता है। इसमें हॉब्स रूस से, जिन्होंने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया, सामाजिक समझौते का सिद्धांत शामिल है। वहीं मॉन्टेस्क्यू, द स्पिरिट ऑफ लॉज में भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव समाज पर किस प्रकार पड़ा है, इस बारे में विचार देखने को मिलते हैं। वहीं मॉन्टेस्क्यू हो गया द विको की न्यू साइंस, सामाजिक शक्तियों की बात की थी। माल्थस ने जनसंख्या संबंधी सिद्धांत दिए थे कि जनसंख्या किस प्रकार बढ़ती है और खाद्यांश किस प्रकार अंकगणितीय पद्धति से बढ़ते हैं और जनसंख्या गुणात्मक पद्धति से बढ़ती जाती है, और इस प्रकार सामंजस्य करना कितना मुश्किल हो जाता है, और उसको रोकने के रीजन और प्रभाव आदि को वर्णन किया है। वहीं एडम स्मिथ ने आर्थिक सिद्धांतों की व्याख्या की है। चतुर्थ चरण में हम ऑगस्ट काम्टे को लेते हैं, जो फाउंडर ऑफ सोशलॉजी कहे जाते हैं। इन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञान की रानी बनाने का विचार दिया। फिर आगे हम देखते हैं कि फ्रांस की राजनीतिक क्रांति, ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति और यूरोप का साम्यवाद का पतन के बाद समाजशास्त्र का विकास किस प्रकार हुआ है। हालांकि समाज का अध्ययन पहले भी हो चुका है, पर वो एक ऑथेंटिक रूप में सामने नहीं आया है, लेकिन कई विचारकों ने बाद में अपने विचारों को ऑथेंटिक रूप दिया और समाजशास्त्र में अपने विचारों को शामिल किया। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। समाजशास्त्र को हम पढ़ने से पहले हम इसकी प्रकृति देखते हैं, क्या ये विज्ञान है और क्या है कला। इस बारे में भी कई मतभेद देखे गए हैं।
कई लोग इसे विज्ञान मानते हैं, कई इसे कला मानते हैं। हालांकि दोनों प्रारूपों को मिश्रण रूप से देखना चाहिए। आगस्ट काम्टे, स्पेंसर, दुर्खी, मैक्स वेबर, पेरेटो आदि ने तर्क दिया कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। वहीं टीवी बोटामोर का मानना है कि यह विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों से मिलती जुलती चीज़ें उत्पन्न नहीं कर सकता, अतः ये विज्ञान की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। क्योंकि भौतिक शास्त्र में प्रयोगशालाएं होती है, भविष्यवाणी की जाती है। समाजशास्त्र में थोड़ा मुश्किल है क्योंकि लोगों की भावनाएं टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। कभी आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो आपका दुश्मन भी बन सकता है। इसलिए आपकी भावनाओं का परिवर्तन होता रहता है परिस्थिति के अनुसार। इस प्रकार समाजशास्त्र की प्रयोगशाला और मापन की समस्या के कारण उन्होंने समाजशास्त्र को एक कला माना है, ना कि विज्ञान। वहीं D.W. मिल्स ने इसको समाजशास्त्र विज्ञान को विज्ञान मानने की अपेक्षा एक क्राफ्ट माना है। विज्ञान मानने वाले और विज्ञान न मानने वालों के बीच में कुछ मतभेद हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। कि विज्ञान मानने वालों ने तर्क दिया कि ज्ञान वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। जैसे विज्ञान की परिभाषा है, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इस प्रकार समाजशास्त्र में क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त किया जाता है कि घटनाओं को जोड़ के ज्ञान का प्राप्त किया जाता है, इसलिए ज्ञान वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। अवलोकन द्वारा तथ्यों का एकत्रित कर किया जाता है, यानी कोई घटना के अवलोकन स्वयं जाकर देखते हैं, उसके बाद घटना में तथ्यों को एकत्रित करके तथ्यों का वर्गीकरण करके और निष्कर्ष निकालते हैं। इस प्रकार देखा जाता है विज्ञान है। क्या है का अध्ययन किया जाता है। क्या है का तात्पर्य कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उस बारे में ज़्यादा डेफिनेशन नहीं दी जाती। ओनली क्या है, जैसा है वैसा ही वर्णन कर दिया जाता है, इसलिए ये एक तरह से विज्ञान है। घटनाओं के कार्य कारण आधार पर देखा जाता है कि कोई घटना किस कारण घटित हुई। जैसे देखा जाता है कि विकसित परिवारों में बच्चों का सामाजिकरण ढंग से नहीं हो पाता, इसलिए बच्चे निर्धनता का शिकार होते हैं और वो है ना ज़्यादातर विकटित चीज़ों में ज़्यादा देखे जा सकते हैं, जैसे चोर डकैती आदि में शामिल हो सकते हैं। उनका सामाजिकरण ढंग से नहीं हो पाता इस कारण। इन घटनाओं के बारे में संबंधों को जानना देखने को ज़्यादा मिलता है। पुनः परीक्षण संभव है। कोई भी घटना का पुनः परीक्षण संभव है विज्ञान में, और भविष्यवाणी भी कई हद तक की जा सकती है, भविष्यवाणी भी सक्षम है। वहीं विज्ञान ने मानने वालों ने तर्क दिया कि यह विज्ञान कैसे हो सकता है, क्योंकि इसमें तटस्थता का अभाव है। क्योंकि जब व्यक्ति अवलोकन करता है किसी चीज़ का, वह अपने मन मुताबिक भी थोड़े निष्कर्ष देता है, उसके बारे में अपनी सोच को भी शामिल करता है, इसलिए तटस्थता का अभाव है इसमें। वो तटस्थ रहकर अध्ययन नहीं करता, इसलिए यह विज्ञान की श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता। और समाज की प्रकृति ना गतिशील और अमूर्त है, वो दिखाई नहीं देती। किसी के मन में क्या चल रहा है हम नहीं देख सकते, और परिस्थिति के अनुसार हमारे विचार भी कहीं ना कहीं हद तक चेंज होते हैं। इस प्रकार विज्ञान की इसकी समाजशास्त्र की प्रकृति चेंजेबल है, इस प्रकार हम उसको विज्ञान नहीं मान सकते। घटनाओं की सार्वभौमिकता का अभाव है। कोई भी घटना सार्वभौमिक रूप से हमेशा एक जैसी घटित नहीं होगी। हर घटना के पीछे कारण परिणाम अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए सार्वभौमिकता का अभाव है। भूकंप आने के सार्वभौमिक कारण हो सकते हैं, लेकिन कोई चोरी करने के सार्वभौमिक कारण नहीं हो सकते। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो एक विधवा, उसके पति की मृत्यु होने के बाद उसका रिएक्शन सभी का एक जैसा नहीं होता। अगर उसका पति उसके साथ बुरा व्यवहार करता है तो वो सोचेगी मर गया तो अच्छा ही है। वहीं अगर उसका पति उसका फुल सपोर्ट करता है, वो उसकी मदद करता है, तो उसको ज़्यादा पेन फील होगा, उसको ज़्यादा दुख फील होगा। इस प्रकार सभी घटनाओं की प्रकृति अलग अलग है, इसलिए हम कह नहीं सकते कि ये विज्ञान है। मापन की समस्या है, प्रयोगशाला का अभाव है इसमें, और भविष्यवाणी करने में असमर्थ है। परिस्थितियों के अनुसार भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इस प्रकार विज्ञान ने मानने वालों ने अपने तर्क दिए। आगे हम हैरियम जॉनसन के विवाद के हैरियम जॉनसन ने अपने विचार किस प्रकार प्रकट किए कि विज्ञान क्या है क्या नहीं, ये एक निष्फल विवाद का विषय है, क्योंकि विज्ञान और गैर विज्ञानों में कुछ ही अंशों का अंतर है। अतः हम कह सकते हैं कि यद्यपि समाजशास्त्र विज्ञान तो है, परंतु भविष्यवाणी करने और सिद्धांत निर्माण करने में अन्य विज्ञान, इसलिए हम इसको विज्ञान नहीं कह सकते। वहीं वीरस्ट्रीट ने तर्क दिया। वीरस्ट्रीट ने एक मध्य का रास्ता अपनाया। उन्होंने बताया कि हम इसको विज्ञान कह सकते हैं, पर किस आधार पर कह सकते हैं। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान।
प्राकृतिक विज्ञान अलग होता है जो प्रकृति से संबंधित चीज़ों का अन्वेषण करते हैं। सामाजिक विज्ञान समाज से संबंधित चीज़ों का अन्वेषण करता है, इसलिए सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं। ये एक अमूर्त विज्ञान है क्योंकि समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों को अहम भूमिका दी गई है, इसलिए समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है। हम इसे देख नहीं सकते, ओनली महसूस कर सकते हैं। और प्राकृतिक विज्ञान मूर्त विज्ञान, जो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार परिवर्तन होगा, इसलिए न कि मूर्त विज्ञान है। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, न कि व्यवहारिक विज्ञान का तात्पर्य कि जिसको हम अपने जीवन में अप्लाई करें, कोई ज्ञान को हम अप्लाई करते हैं उसको व्यवहारिक विज्ञान कहते हैं। वहीं विशुद्ध विज्ञान जिसको हम ज्ञान बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं, समाजशास्त्र का प्रयोग हम केवल हमारे ज्ञान में वृद्धि करने के लिए करते हैं, इसलिए विशुद्ध विज्ञान है। समाजशास्त्र एक तार्किक और अवलोकन योग्य विज्ञान है। तार्किक मतलब हम किसी घटनाओं का तर्क के आधार पर अवलोकन करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं, कार्य कारण संबंध देखते हैं उनके बीच में, इसलिए समाजशास्त्र एक तार्किक अवलोकन योग्य विज्ञान है। ये एक पद्धति और वास्तविक वाला विज्ञान है, पद्धति से चलता है और वास्तविक वाला विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक। इसमें आदर्श वाली बातें नहीं होनी चाहिए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हालांकि कई रिसर्च होते हैं, योजनाएं बनती है तो समाजशास्त्रियों को शामिल किया जाता है, पर वो अपने आदर्शात्मक बातों को अलग रख के वास्तविक पद्धति से वाला विज्ञान मानते हैं। इस प्रकार समाजशास्त्र एक विज्ञान तो है, लेकिन ये सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं। आगे हम इसकी परिभाषाएं देखेंगे, किस प्रकार इनको कितने भागों में बांटा गया है। वैसे तो इसको 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको 5 भागों में बांटा है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, और समाजशास्त्र समूह का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यह समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया व अंतःक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक घटना व्यवहार कार्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसमें समाज का विज्ञान मानने वाले वार्ड, गिडिक्स, हेज और ओडम। संबंधों में रोज, सिमेल, एम्पी और इटिहिलर। वहीं समूह का अध्ययन करने वाले में बोगार्ट्स और जोक्स, हाइन और फ्लेमिन को शामिल किया जाता है। और सामाजिक क्रिया अंतःक्रिया में मैक्स वेबर और किन्सबर्ग को शामिल किया जाता है। समाजशास्त्र सामाजिक घटना व्यवहार और कार्यों का अध्ययन है, ओकबर्नियम को, किम्बाल्यान और रोस आदि को शामिल किया जाता है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु को देखे तो स्वरूपात्मक और विशिष्टात्मक, इनको मानने वाले हैं जर्मन समाज संप्रदाय वाले। विषय वस्तु को और वहीं समन्वयात्मक संप्रदाय फ्रांसीसी संप्रदाय को मानने वाले हैं कि समाजशास्त्र में किस तरह के हम अध्ययन कर सकते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे इसकी विषय सामग्री के बाद हम पढ़ेंगे इसकी अन्य विज्ञानों के साथ संबंध, जैसे मनोविज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मानव शास्त्र आदि के बारे में हम अध्ययन को पढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं। समाजशास्त्र की परिभाषाओं में हमने 4 प्रकार की परिभाषा देखी, लेकिन हमने विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र नवीन विज्ञान है, अतः समाजशास्त्रियों ने इसकी परिभाषाओं को लेकर मतभेद हैं। हम 4 प्रकार के समूह को वर्गीकृत कर सकते हैं। समाजशास्त्र एक समाज का विज्ञान है, इसको मानने वाले वार्ड, गिडिक्स, हेज और ओडम। वार्ड ने माना है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। गिडिक्स ने माना है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक अध्ययन करता है। वहीं हेज ने माना है कि समाजशास्त्र समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। और फिर ओडम ने समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। इस प्रकार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान के रूप में डिफाइन किया गया है। वहीं दूसरे पॉइंट से हम माने कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जो अमूर्त होते हैं संबंध। इसमें है एपी ने सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना है। क्यूबर ने सामाजिक संबंधों को समाजशास्त्र की आधारशिला माना है। रोज ने समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है माना है। सिमेल समाजशास्त्र मनुष्य के पारस्परिक संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। पारस्परिक संबंधों के